Okay, guys, so today we are going to start with some more examples of the displacement or the redox reaction. Okay, so displacement and redox reactions की कुछ और हम लोग एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें जो ऊपर वाली मैट्रिक्स होती है दे आर मोर रिएक्टिव, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, lead, hydrogen, copper, mercury, and the last one that is the silver. I told you. So the metals at the top they are more reactive. As we move down, the reactivity that is going to decrease. तो नीचे वाली metals में है ये less reactive होती है। अब यहाँ पे हम लोग एक और कर रहे हैं जी, लेट्स सपोज आपके पास है जी सिल्वर नाइट्रेट एंड आयरन आपके पास अकेला है। यस मोहम्मद, यू हैव टू टेल मी इज दिस रिएक्शन वुड अकर और नॉट? सर ये रिएक्शन सर नहीं अकर करेगा सर। अकर करेगा बिल्कुल, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव। एग्जैक्टली। आपने मेरे बच्चों हमेशा जब भी कोई देखते हैं डिस्प्लेसमेंट या रिडॉक्स रिएक्शन तो आप लोगों ने जो कंपाउंड है उसके अंदर लगी हुई मेटल और जो अकेली मेटल है उसको देखना है। तो कंपाउंड में ये लगी हुई है और अकेली ये है। अकेली जो मेटल है दैट शुड बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल व्हिच इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो ये क्या करेगी, इसको डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, जब इसको डिस्प्लेस करेगी तो ये नाइट्रेट के साथ कुछ जाएगी। तो Fe जो है इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, NO3 के ऊपर -1 होता है। तो इसका फॉर्मूला FeNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा। ये नहीं करना कि FeNO3 आप लोग लिख दो, क्योंकि सिल्वर जो है उसके ऊपर +1 चार्ज था और नाइट्रेट पे -1 चार्ज था। प्लस माइनस कट गए, 1 कट गया, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला AgNO3 था। तो आप लोगों ने जब वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो ये जो चीज है इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज कहां तक जा सकता है, +2 होता है इसके ऊपर, तो NO3 के ऊपर -1 होता है। तो फॉर्मूला प्लस माइनस कट गया, 1 इसके साथ, इसके साथ लेके 1 लिखा हुआ है और 2 इसके साथ, तो ब्रैकेट डाल के 2 आएगा, ब्रैकेट डाल के 2 आ गया और ये सिल्वर जो है ये अलग हो गया लाइक दैट। ओके, तो दीज आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन्हीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को मैं एक सेपरेट मेथड से आप लोगों को बता रहा हूं, उसको जरा गौर से देखिएगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं Ag पॉजिटिव एंड आई एम गोइंग टू फॉर्म एक जिंक, लेट्स सपोज। अब मैं आपसे कहता हूं कि बताएं कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इन दोनों में से आपने देखना है कि कौन सी चीज के ऊपर चार्ज नहीं है। इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो 0 है। जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है वो चार्ज वाली चीज जो है ये कहां से आई है, ये कंपाउंड से आई है। इट वॉज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तो ये कंपाउंड से आई है। याद रखिए जो न्यूट्रल चीज है दैट शुड बी मोर रिएक्टिव देन द थिंग व्हिच इज हैविंग द चार्ज। तो अगर ये न्यूट्रल चीज ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, ये खुद आयन बन जाएगी जिनके ऊपर चार्ज +2 जाता है और इसको न्यूट्रल कर देगी, Ag0 हो जाएगा। अगर ये इस तरह होता, सपोज करें जिंक +2 और Ag होता, लेट्स सपोज। अब देखिए कि न्यूट्रल चीज है, न्यूट्रल चीज सिल्वर है, जिंक ये है, तो जिंक कंपाउंड में था तो सिल्वर न्यूट्रल चीज लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती, तो नो रिएक्शन। तो याद रखिए जो न्यूट्रल चीज होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दैट थिंग शुड बी मोर रिएक्टिव देन द थिंग व्हिच इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होती है न्यूट्रल चीज रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होती है, वो खुद आयन बन जाती है, दूसरी चीज को न्यूट्रल कर देती है जी। अब मैं यहाँ पे 5-6 इक्वेशंस लिख रहा हूँ एंड आई एम गोइंग बेटा ये देखो Fe मोर रिएक्टिव है, Ag नीचे है, लेस रिएक्टिव है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव चीज इसको इसके कंपाउंड से हटा देगी, खुद इसके साथ लग देगी।
अब Fe के ऊपर चार्ज +2 बनता है और NO3 के -1 है, तो FeNO3 ट्वाइस फॉर्मूला बनेगा। ये नहीं कि तुमने FeNO3 लिख देना, यानी सिल्वर का इसलिए ये बना था क्योंकि सिल्वर के ऊपर +1 NO3 में -1 था, तो इसीलिए AgNO3 बना था, ये मैंने बताया। तो आपने जो फॉर्मूला बनाना है वो उस चीज के ऊपर कितना चार्ज जा सकता है उसके लिहाज से बनाना होता है। ओके सर, ठीक है, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन +2 वाली चीज केवल होती है बेटा। Okay, my dear, so I'm going to write down almost 7 to 8 equations up here. So you should practice it, and practice will make you people perfect. ठीक है जी, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस को अगर शुरू करते हैं। Okay, guys, so you have to complete these equations. So these are the 7 equations. I'm going to give you 7 minutes for it. Everyone should practice it. गलत बनती है कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग बनाने की कोशिश करो, गलत बन जाए कोई मसला नहीं, लेकिन प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। एक चीज ध्यान में रखनी है कि जिस चीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो वो खुद आयन बन जाएगी और दूसरी चीज को न्यूट्रल कर देगी। ये रूल आपने ध्यान में रखे और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हरी अप, गिविंग यू 7 minutes for that. मैट्रिक्स की रिएक्टिविटी सीरीज बेटा ये कंप्लीट होने लगी, आज खत्म हो गया। अरे अब हर एक बच्चे ने बेटा ये क्वेश्चन बनानी है, तो मैं इसको साथ समझा दूं तो क्या करना है बेटा, ये बेटा इसके साथ बैठ के इसको बता दूंगा, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे प्रैक्टिस करो, गलत बनाओ कोई बात नहीं। नो रिएक्शन, ये न्यूट्रल चीज सिल्वर किधर है, ये, और जिंक ऊपर है, तो सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से। न्यूट्रल चीज को मैंने कहा था ऊपर होना चाहिए, तो न्यूट्रल चीज नीचे है ऊपर, तो इसका मतलब है इसमें रिएक्शन नहीं है। तो पहले वाले में रिएक्शन कौन सा, पहले वाले में सर दूसरे, मैं कब कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि हो रहा है, मैंने तो कहा है कि हो रहा है सर, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप लोग कोशिश तो करो यार, पहले डर के बैठे हुए आप लोग ट्राई करो, गलत हो कोई मसला नहीं। जो न्यूट्रल चीज है वो ठीक है, उसको बेटा ऊपर होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए, जिसके ऊपर चार्ज है ना वो नीचे हो, तो तब जो न्यूट्रल चीज है वो खुद आयन बन जाती है, दूसरी चीज को न्यूट्रल करती है। लेकिन अगर न्यूट्रल चीज नीचे हो और आयन वाली चीज ऊपर हो तो फिर रिएक्शन नहीं होता। अब लगी समझ, यानी ये वो कल वाली चीज है कि मोर रिएक्टिव थिंग डिस्प्लेस को लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, कोशिश करिए, 7 इक्वेशन है आपने बनानी है, जस्ट ट्राई करो एंड प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। गलत बन जाए नो टेंशन एट ऑल।
हो गया। Yes, Usman, you tell me the first one, beta. Usman, Usman and Khadija, I'm asking you, beta. Sir, I think no reaction. Thank you so much, my dear. Very good. It is no reaction. Why? The reason is because the neutral thing copper ये नीचे है और ये ऊपर है, तो this is less reactive than hydrogen, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता. No reaction. Very good, Usman. Yes, Ali, but what about the second one? Ali, but I'm asking you. जी मुर्तजा तुम बोलो बेटा. करेगा क्या बनेगा? Na+1 बन जाएगा और Al आपका न्यूट्रल हो जाएगा. वेरी गुड, शाबाश. अरूबा अगला ट्राई कर बेटा, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? गलत हो कोई मसला नहीं, टेंशन क्यों ले रही है? रिएक्शन नहीं होगा, ये न्यूट्रल चीज है. तो ये देखिए किधर है, ये ऊपर है, कॉपर नीचे है बेटा, तो न्यूट्रल चीज मोर रिएक्टिव, तो रिएक्शन हो जाएगा ना मुझे. तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये न्यूट्रल है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको ऊपर होना चाहिए. ये ज्वाइन बनी हुई चीज है इससे, तो क्या बनेगा फिर से देख के बता रहा हूँ. H खुद क्या बन जाएगा? H के ऊपर क्या चार्ज होता है? +1, H+1 बन जाएगा और कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा. ये हाइड्रोजन दो हैं तो इधर दो लिखते बस. यस, यू शुड ट्राई इट माय डियर. नो रिएक्शन. एल्यूमिनियम न्यूट्रल है, एल्यूमिनियम जो है ये देखिए नीचे है और कैल्शियम ऊपर है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता. नो रिएक्शन. वेरी गुड माय डियर. यस विनायक, काशिफ, यू शुड ट्राई द नेक्स्ट वन. Okay, sir. Sir, reaction will take place and aluminium will displace iron. Okay, so what would be the equation? Al plus Fe, and we will put the charge on Al. Okay, Al+3 and Fe would become neutral. That's fine, my dear. जी सादिक बोल बेटा. सर रिएक्शन होगा. रिएक्शन होगा, बिल्कुल ठीक है. Na+1 and Cb would become neutral. मैंने जानबूझ के जगह चेंज कर दिया इस दफा. मैंने आयन को बाद में लिखा है, न्यूट्रल चीज को पहले लिखा है. तो न्यूट्रल चीज सोडियम ऊपर है, तो ये खुद आयन बन जाएगी और इसको न्यूट्रल कर देगी. ठीक है मोहम्मद, तू बोल नेक्स्ट बेटा. Cu+2 और प्लस Ag. Cu+2 हो जाएगा और Ag0. कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. ठीक है जी. तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखो कि हर वो चीज जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे होती है, जिसपे कोई चार्ज लिखा हुआ ना हो, न्यूट्रल हो, दैट थिंग शुड बी मोर रिएक्टिव देन द थिंग व्हिच इज इन आयन फॉर्म. ये आयन वाली जो चीजें असल में ये कंपाउंड से आती हैं, ये मतलब होता है इसका. ठीक है, तो पूरा कंपाउंड बनाओ या इस तरीके से आयन बनाओ, तो आप लोगों ने देखना है कि जो न्यूट्रल चीज है वो उनसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो खुद आयन बन जाएगी, उसको न्यूट्रल कर देगी. और अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो इसकी जगह पे ये आयरन लगा दो और सिल्वर को सेपरेट कर दो. ठीक है, so this is whole the story about the redox reaction and displacement reaction. Okay, so the more reactive metal that is going to displace the less reactive metal from its compound, which are called as the displacement or redox reaction. Can I wrap this one? Okay, my dear students, now we are going to start with the last topic of this chapter, reactivity series. कल आपका reactivity series का टेस्ट है, ठीक है. The last thing that is rusting. Okay, rust जो है, it is actually ये जंग जो होता है ना आयरन को, जो ब्राउन कलर की उसके ऊपर वो आ जाती है लेयर, जंग लग जाता है आयरन को, उसको रस्ट कहते हैं. ठीक है जी.
तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है मेरे बच्चों, उसकी क्या इक्वेशन बनती है? यू गॉट द आयरन, दिस आयरन वुड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर and water vapors, and it is going to form Fe2O3 dot H2O. So this whole thing, my dear, that is called as the rust. इसको रस्ट का नाम देते हैं। आयरन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन करके आयरन ऑक्साइड बना देते हैं, और ये वाटर इसके साथ डॉट लग के वाटर लग जाता है, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। So this whole thing Fe2O3 dot H2O, it will form the rust and it is brown in color। और याद रखें कि जिस तरीके से आप लोग सपोज करें कि जो रस्ट होता है ये आयरन को खत्म करता जाता है। आयरन की अगर अमाउंट आपके पास 1 kg है, उसको रस्ट लग जाए तो ये रस्ट जो है वो आयरन को खत्म कर देगा, आयरन की अमाउंट 1 kg से कम होना शुरू हो जाएगी। तो कीप रिमेंबर दिस रस्ट दैट इज गोइंग टू कोरोड द आयरन। ठीक है जी। इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं रस्टिंग की? तो द कंडीशंस फॉर रस्ट, इसकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई है, यू नीड एयर, और एयर में से आपको क्या चीज चाहिए मेरे बच्चों? ऑक्सीजन। द सेकंड थिंग यू रिक्वायर दैट इज द मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन यू नीड वाटर वेपर्स फॉर रस्टिंग। ओके, तो व्हाट वुड हैपन इन द रस्टिंग? रस्टिंग में ऑक्सीजन और मॉइस्चर ये दोनों आयरन के साथ मिलके एक कंपाउंड बना देते हैं Fe2O3 dot H2O, which is the rust and it is brown in color। Okay, so next thing is prevention of rust। अगर आप चाहती हैं कि चीजों को रस्ट ना लगे, आयरन को रस्ट ना लगे, तो उसके कौन कौन से तरीके होते हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस मेथड्स। ओके, so the first method by here we are going to start, that is the sacrificial protection। sacrificial protection क्या होती है? आप लोगों को पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज होती है, एक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी और सिल्वर। तो माय डियर स्टूडेंट, आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है। आयरन से ऊपर वाली कोई भी मेटल, अगर आपके पास लेट्स सपोज ये आयरन का एक पीस है, ये आयरन का गेट एक्सपोज है, आप लोगों ने अपने घर के बाहर एक गेट लगाया है, आयरन का बना हुआ है, और आप चाहते हो कि यार इसको रस्ट ना लगे, इफ यू वांट टू सेव दैट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, तो व्हाट शुड यू डू? आयरन के ऊपर ये जितनी भी मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, उसका अगर एक छोटा सा पीस जो है वो आप आयरन के साथ लगा दें, मतलब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मैग्नीशियम, तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। So what it is going to do? It is going to react with the air and moisture itself, और आयरन को रिएक्ट नहीं करने देगा जब तक ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, जब तक ये इसके साथ अटैच है। आपने सिर्फ 2 चीजों को अटैच करना है। ये सपोज करें कि गेट है, तो मैग्नीशियम का पीस एक लेके इसके साथ बस अटैच कर दें, उसके ऊपर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको, उसके साथ अटैच कर दें, सामने इधर या कहीं पे भी बस पीस आपने अटैच करने हैं। तो जब तक वो उसके साथ अटैच है, it will sacrifice itself to protect iron from rusting by reacting with the air and moisture। जिस तरीके से आप लोगों ने इंडियन मूवीज देखी होंगी कि जनाब विलन जो है वो गोली मारता है, तो हीरो का दोस्त आगे आके वो गोली खा के अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। तो एग्जैक्टली ये जो मोर रिएक्टिव चीजें हैं, ये आयरन के साथ वही दोस्तों वाला काम करती है, ना खुद एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, आयरन को रिएक्ट नहीं करने देती हैं, आयरन वुड बी सेव फ्रॉम रस्टिंग, लेकिन तब तक जब तक ये चीजें इसके साथ अटैच हैं। जैसे ही ये खत्म हो गई तो दोबारा से रस्ट करना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें छोटी सी चीजों की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? पोटेशियम जो है ये बहुत रिएक्टिव होता है, इसको अगर आप आयरन के साथ अटैच करेंगे तो मैक्सिमम कोई 5-6 मिनट तक जो है ये आयरन को रस्ट करने से बचाएगा मैक्सिमम। सोडियम साथ जो है कि आधा घंटा निकाल देंगे, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है ये दोनों, एयर और मॉइस्चर के साथ खुद रिएक्ट करके खत्म हो जाएंगे। कैल्शियम जो है ये तो निकाल जाएगा जनाब कोई 2-3 घंटे।
मैग्नीशियम जो है ये तो 2-3 महीने निकालेगा। एल्यूमिनियम को हम इसलिए यूज नहीं करते कि प्योर एल्यूमिनियम हमें मिलता नहीं है। एल्यूमिनियम जो है इसके बीच एक ऑक्साइड की लेयर होती है, ये एल्यूमिनियम खुद अंदर है, इसके बीच नॉर्मली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एल्यूमिनियम आपको प्योर मिलता नहीं है, इसके बीच ऑक्साइड की लेयर है, दैट इज व्हाई वो ऑक्साइड की वजह से जो है वो काम नहीं करता, और जिंक जो है ये 6 महीने तक बचा लेता है। तो ये चीजें यूज सारी हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी, लेकिन इनको हम इसलिए नहीं करते कि यार ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो नॉर्मली सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के लिए ये सारी मेथड्स मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन करते ज्यादातर जो है मैग्नीशियम को और जिंक को, ठीक है। और ये जो मेटल्स है ये क्या करती हैं, इसको लिखने the magnesium and zinc sacrifice themselves to protect iron from rusting by reacting with air and moisture themselves. ठीक है जी। अब ये कैसे इसको रस करने से बचाती है, इसका हमें नॉर्मल जिंदगी में कहाँ पे फायदा होता है मेरे बच्चों। यू पीपल हैव सीन कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में नॉर्मली गैस पाइपलाइंस या पेट्रोलियम की पाइपलाइंस जो है ना बिछाई जाती हैं, ठीक है। गैस पाइपलाइंस, अब ये जो गैस पाइपलाइंस होती है मेरे बच्चों, ये आयरन की बनी होती हैं, ठीक है। और आयरन को तो रस लग सकता है, तो और इनकी तो लेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। मसलन सपोज करते हैं कि यहाँ से रशिया से पाकिस्तान में आ रही है, तो पता नहीं किन किन रास्तों से गुजर के आ रही है, तो इसको तो रस लगेगा, तो इसकी तो जगह जगह पे सुराख हो जाएंगे पाइपलाइन में, वहां से गैस या पेट्रोलियम लीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे बच्चों हम लोग फिर क्या करेंगे कि हर साल 2 साल के बाद रस लगा हो, वो पाइपलाइन जो है वो लीक हो गई और नई पाइपलाइन फिर बिछा रहे हो, इसके ऊपर तो बहुत खर्चा आता है। तो इसके लिए मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हम लोगों ने ये जो गैस पाइपलाइन है इसके साथ जो है मैग्नीशियम के ब्लॉक्स लगा दिए होते हैं, लाइक दैट। यानी कुछ खास लोगों की ड्यूटी लगाई होती है कि जहां से पाइपलाइन गुजर रही है हर एक 5 या 10 किलोमीटर के फासले के ऊपर मैग्नीशियम का एक ब्लॉक जो है वो वायर के साथ अटैच करके इसके साथ अटैच कर देते हैं। जब तक ये मैग्नीशियम का ब्लॉक जो है वो है तब तक इसको रस नहीं लगेगा, लेकिन इसकी एक लाइफ होती है क्योंकि ये वो एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करके खत्म होता जा रहा है। तो हर कुछ 6-7 महीने के बाद वो ब्लॉक खत्म हो गया होता है, उससे पहले पहले हम नया ब्लॉक जोड़ देते हैं और आपकी जो आयरन की पाइपलाइंस हैं दे वुड बी सेफ फ्रॉम रस्ट। डिड यू गॉट माय पॉइंट? तो ये इसका हमें पहला फायदा है, ठीक है। गैस पाइपलाइंस जो हैं जो आयरन की बनी होती हैं उनको रस्ट से बचाने का तरीका है। दूसरा इसका फायदा हमें कहाँ पे होता है मेरे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों की जो छतें होती हैं, जो रूफ्स होती हैं, उनके अंदर आयरन के पीसेस जो है वो यूज किए जाते हैं, जिसको नॉर्मली हम लोग सरिया भी कहते हैं आप लोगों ने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। तो वो जो आयरन के पीसेस हैं ये आयरन ग्रुप है। ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है दिस इज नॉट एक्चुअली द सीमेंट, ये सीमेंट नहीं होता, इसके अंदर आयरन के पीसेस होते हैं जिन्होंने इस छत को सहारा दिया है। अकेला सीमेंट कुछ भी नहीं कर सकता, सीमेंट ने सिर्फ जो है ना उसको पूरा कवर करके और पूरे उसको किया हुआ है, तो आयरन के पीसेस हैं। अब ये आयरन को अगर रस लग जाए तो ये आयरन का पीस टूट सकता है, वहां से छत आपकी नीचे गिर सकती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कहते हैं यार ये जो घर है बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी गिरी हुई है, इसकी छतें गिर सकती हैं। वो क्यों गिर सकती हैं? क्योंकि उसमें जो आयरन है उसको मेरे बच्चों रस लग गया हुआ है, वो किसी वक्त भी टूट जाएगा और टूट के वो छत नीचे गिर सकती है जी, ठीक है। तो अब हम जो नए बना रहे हैं अपने घर बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं उसमें क्या करते हैं कि वो जो आयरन के पीसेस लगाते हैं उसके साथ जो है वो हम लोग जिंक के पीसेस जो है वो अटैच कर देते हैं, ठीक है जी। तो वो उन्होंने एक जगह के ऊपर लगाया होता है, वहां पे जिंक का पीस उसके साथ अटैच कर देते हैं और हर 6-7 महीने के बाद
वो जिंक के पीसेस जो है वो पुराना निकाल के जो खत्म हो गया होता है नया लगा देते हैं, और इस तरीके से आपके वो जो आयरन के पीस हैं दे वुड बी सेव फ्रॉम रस्टिंग, और वो बिल्डिंग भी आपकी जो है वो उसकी जिंदगी उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। बाहर किससे लगा- जी, बाहर कैसे लगाएंगे? उसके लिए उन्होंने कोई बकायदा सिस्टम किया होता है ना कि इन सबको ज्वाइन करके किसी एक जगह पर जो है ना वो जिंक का बड़ा पीस अटैच कर देते हैं आयरन। ठीक है, अच्छा जी, ये तो होगी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। दूसरे पे आ गई अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस, पेंट, प्लास्टिक एंड less reactive metal like tin। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, so applying oil, grease, paint, plastic and less reactive metal like tin। ये जो दूसरा तरीका होता है इसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास ये जो आयरन का पीस है मेरे बच्चों, इस आयरन के पीस के ऊपर आपने पूरी की पूरी लेयर लगा दी है यहाँ तो ऑयल की, ये ऑयल इसके ऊपर पूरा लगा दी, सारा ये सारा ऑयल लगा हुआ है। ये जो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन थी इसमें आपने मैग्नीशियम का एक पीस बस अटैच किया था, ठीक है, अटैच करना है, इसके ऊपर नहीं लगाना कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये ऑयल, ग्रीस, पेंट, प्लास्टिक या कोई लेस रिएक्टिव मेटल की हो वो आपने इसके पूरे ऊपर इसकी सरफेस लगा देनी है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, दे एक्चुअली एक्ट एज अ बैरियर, ये बैरियर का काम करती हैं, ठीक है, यानी गार्ड का काम करती हैं टू स्टॉप एयर एंड मॉइस्चर टू कम इन कांटेक्ट विद द आयरन। एयर और मॉइस्चर जो है वो आयरन के साथ कांटेक्ट में ना आ सके, और जब वो कांटेक्ट में नहीं आती तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चों उस चीज को जो है वो रस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि जहां पे ये ऑयल ग्रीस पेंट उतर जाए, आप लोग देखें आपके घरों के जो बाहर के गेट है वहां पे पेंट हुआ है, पेंट को थोड़ा सा खुरच के देखें और उसके बाद 3-4 दिन के बाद देखिएगा जहां पे वो आयरन एक्सपोज होगा वहां पे नाम ब्राउन करेगा, वो नाम जंग लग जाएगा उसको। तो ये चीजें सिर्फ जब तक उसके ऊपर लगी हुई है तब तक उसको रस्ट से बचाएंगी, जहां पे ये वहां से उखड़ जाती है तो वहां पे आयरन को दोबारा से मेरे बच्चों रस्ट लगना शुरू हो जाता है। So all these things they act as a barrier to stop air and moisture to come in contact with the iron. So iron would be saved from rusting. Okay, so all the above substances act as barrier to stop air and moisture to come in contact with iron. So iron would be saved from rust. आप लोगों ने सुना होगा टिन पैक, ये पेप्सी और कोक वगैरह में टिन पैक आता है, तो वो टिन पैक क्या होता है कि इसमें वो जो पेप्सी का वो जो कोक वाला टिन पैक है वो असल में आयरन होता है, उसके ऊपर टिन की पूरी लेयर लगा दी होती है। अगर आप लोग कोई एक नोकीली सी चीज लेके उसकी वो टिन की लेयर को स्क्रैच कर दो ना तो उसके नीचे आयरन होता है और वो जब एक्सपोज होगा तो उसको ऑटोमेटिकली रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें मेरे बच्चों जब तक उसके ऊपर मौजूद है, यानी ये देखिए ये चीज आयरन से नीचे है, टिन वगैरह और ये जितनी भी लेस रिएक्टिव चीजें हैं ये अगर आयरन के साथ इनको अटैच करके तो ये आयरन को तब तक रस्ट लगने से बचा सकती है जब तक ये उसके ऊपर पूरी तरह लगी हुई है, उन्होंने कवर किया हो। जैसे ही वो एक्सपोज होती है कहीं से तो वो आयरन को रस्ट लग जाएगा। लेकिन ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन वाली जो चीजें हैं इनको तो सिर्फ आयरन के साथ आप अटैच भी कर दो या इसके ऊपर पूरा लगा भी दो तो कहीं से एक्सपोज भी हो जाएंगी तो कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीजें ज्यादा रिएक्टिव है, दे रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्ट। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल इस चैप्टर का जो है वो आपका टेस्ट है।